हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट के लिए स्पेशल इकाई 8 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी नाटक का टॉपिक लगा हुआ है। आज का टॉपिक है एक और द्रोणाचार्य, जो एक महत्वपूर्ण नाटक है। यह नाटक आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो कि यह बुक सीरीज आपके डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक आपके शंकर शेष जी का है। चलिए शंकर शेष जी का जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को बिलासपुर के सामंत शाही ब्राह्मण परिवार में हुआ। शंकर शेष के पिता का नाम नागोराव शेष तथा माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था। इनके पूर्वज विदर्भ महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शंकर शेष के पिता ने 2 शादियां की थी और इन्हें 16 बच्चे थे। बड़ी पत्नी से शंकर शेष का जन्म हुआ था। शेष जी को 6 भाई और 2 बहनें थी। डॉक्टर शेष की प्राथमिक शिक्षा जूना बिलासपुर के प्राथमिक विद्यालय में हुई तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा बिलासपुर में हुई। अब हम एक और द्रोणाचार्य नाटक से देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक सीरीज में दिया गया है। डॉक्टर शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य मिथकीय नाटक 2 अंकों का है, जिसमें नामकरण पूर्वाध और उत्तरार्ध के रूप में किया गया। इस नाटक का मंचन गोरखपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता आदि महानगरों में हो चुका है। कलकत्ता के अनामिका नाट्य संस्था ने इसे सन 1975 में श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया। एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र अरविंद, प्रमुख पात्र प्रोफेसर लीला, अरविंद की पत्नी यदु, अरविंद के साथी जूनियर लेक्चरर प्रिंसिपल 60 वर्षीय चंदू, 20 वर्षीय अरविंद का छात्र अनुराधा का प्रेमी, प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज का बिमलेंदु शिक्षक अनुराधा, 20 वर्षीय छात्र चंदू की प्रेमिका, द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, सैनिक आदि। नाटक की शुरुआत लीला के संवाद लाइट जला तो लेते से होती है। वह अरविंद से यह भी कहती है कि शक्कर का भाव पूरे 4 हो गया है। एक और द्रोणाचार्य महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों का आधार बनाकर वर्तमान विसंगतियों को रूपायित करने का प्रयास है। इस नाटक में मूलतः 2 समस्याओं को उठाया गया, एक शिक्षा में व्यर्थ अनाचार और दूसरा वेतन भोगी मध्य वर्ग में जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। डॉक्टर शंकर शेष स्वयं अध्यापक पद पर करीब 16 वर्षों तक रहे, अतः शिक्षा व्यवसाय में व्यर्थ अनाचार एवं गैर सरकारी कॉलेजों में अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापक का अंतर्द्वंद, उसकी व्यवस्था, उसकी मानसिकता, उसकी नापुंसकता को नज़दीक से देखा था, भोगा था। अतः इस नाटक में प्रोफेसर अरविंद को वैसे ही चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुरानी कथा का नायक द्रोणाचार्य में पांडित्य और कौशल्य होने के बावजूद घर गृहस्थी चलाने में असफल रहता है। उसका बाल मित्र द्रुपद भी उसे अपमानित करता है। द्रोणाचार्य अपना आर्थिक विपन्नता के कारण भीष्म के कहने पर राजगुरु का पद ग्रहण करता है। वह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकलव्य पर अन्याय करता है। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय मौन रहता है, व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। नाटक में प्रोफेसर अरविंद आधुनिक द्रोणाचार्य का प्रतीक, यद्यपि वह सैद्धांतिक रहता है, किंतु उसकी पत्नी लीला, उसका मित्र यदु, कॉलेज का प्राचार्य एवं कॉलेज का अध्यक्ष सब मिलकर उसे सुविधा का भौतिक वस्तुओं का लालच देकर पथभ्रष्ट कर देता है।
अरविंद एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक है। उसके ऊपर उसकी कैंसरग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी का भार है, तो अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजने की भी चिंता है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई शिक्षण संस्थान खोल रखी है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है। वह परीक्षा हॉल में बेंच पर छुरा रखकर नकल करता है, जिसे प्रोफेसर अरविंद पकड़ लेता है। प्रोफेसर अरविंद राजकुमार को सजा दिलाने के लिए उसके परीक्षा में किए गए नकल की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजना चाहता है, किंतु कहीं वह मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए उसकी पत्नी लीला और दोस्त यदु ऐसा करने से रोकता है। यदु अरविंद को फटकारते हुए कहता है, जब से तुमने भीमलेनु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नापुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। अनुराधा की हत्या का दोषी प्रोफेसर अरविंद भी है। उसने अनुराधा को न्याय दिलाने का वचन देकर मुकर जाता है। यदु अपने मित्र अरविंद से कहता है कि बिमलेंदु भी तो किसी बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था, क्या हुआ उसका? गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। अरविंद अपने स्वाभिमान को मारकर प्रेसिडेंट के दबावों के आगे झुक जाता है। साथ ही कॉलेज का होनहार छात्र चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है और प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। नाटक के उत्तरार्ध की शुरुआत लीला द्वारा सहेली मिसेज शुक्ला से फोन पर बातचीत करने से होती है। लीला का बेटा संदीप अपने कॉलेज में मेरिट में प्रथम आता है। दूसरे अंक में प्रेसिडेंट का बेटा राजकुमार कॉलेज की छात्र अनुराधा, जो कि चंदू की प्रेमिका भी है, को एकांत में पाकर उसका बलात्कार करना चाहता है। प्रोफेसर अरविंद अनुराधा को छत विक्षत होने से बचा लेता और राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने को कहता है। अरविंद इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह रहता है। अनुराधा दृढ़तापूर्वक रिपोर्ट दर्ज कराकर राजकुमार को सजा दिलाना चाहते, किंतु राजकुमार के गुंडों के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, किंतु लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। अंततः अनुराधा के साथ जबरदस्ती और उसकी हत्या को प्रेसिडेंट द्वारा बीच बचाव कर समाप्त कर दिया जाता है। नाटक के उत्तरार्ध में अंतिम प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर से सुबह शाम टहलने की सलाह देता है। प्रेसिडेंट प्रतिदिन अरविंद के साथ घूमने के लिए जाता है। एक दिन वह क्लिनिक से नीचे गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट के क्लिनिक से धकेल कर मार देने का आरोप लगता है और इसका चश्मदीद गवाह बनता है उसी का पूर्व छात्र चंदू। नाटक चंदू में अर्ध सत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। एक और द्रोणाचार्य के पात्र प्रत्येक अर्थ रखते हैं। इसमें अरविंद द्रोणाचार्य का प्रत्येक, चंदू द्रोणाचार्य का शिष्य, युधिष्ठिर अर्ध सत्य का वक्ता का प्रतीक है। भीमलेनु अरविंद को सही राह दिखाने वाले गुरु का प्रतीक है। प्रेसिडेंट गौरव सत्ता और अन्याय का प्रतीक है। नाटक में द्वितीय अंक में भीमलेनु की परछाई से अरविंद की वार्ता होती है। भीमलेनु अरविंद से कहता है, तू द्रोणाचार्य, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। नाटक में चंदू चंद्रशेखर की प्रेमिका अनुराधा की हत्या हो जाने से दुखी हो वह भी क्लिनिक से कूदकर मर जाना चाहता, किंतु असफल रहता है। नाटक में पहली आवाज़ चंदू से आत्महत्या का कारण पूछने पर वह कहता है, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज में जिस तरह निकाला गया, मेरा जिंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास भी जाता रहा। चंदू प्रोफेसर अरविंद को बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नापुंसक बुद्धिवादी व्यक्ति मानता है। चंदू अनुराधा की आत्महत्या को दोषी प्रोफेसर को ही ठहराता है। नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आँख मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। प्रिंसिपल का कथन, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। यदु का कथन,
किस किस से डरूं लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाला उस प्रेसिडेंट, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? अरविंद का कथन। तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से। अधिव्यवस्था तुम्हें अपने सारे पर भोंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो भोंको, कुत्ते की पिल्ले को जन्म दो, चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। विमलेंदु का कथन। तू द्रोणाचार्य, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद से कहता, हाँ हाँ तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद से कहता है, परमार्थ की राजनीति के दिन लग गए मिस्टर अरविंद। प्रेसिडेंट का कथन। अपराध के सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीतिक में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट का कथन। सार्वजनिक रूप में झूठ बोलना क्या आत्महत्या नहीं होगी? अरविंद का कथन। सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। अनुराधा अरविंद से। आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में विलविलाने वाले कीड़े होने का आत्मज्ञान। शंकर शेष एवं एक और द्रोणाचार्य नाटक के बारे में विद्वानों की राय को देखते हैं। डॉक्टर जयदेव तनेजा का कथन। नाटककार ने अरविंद, लीला, प्रेसिडेंट, अनुराधा और चंदू के समांतर द्रोणाचार्य, कृपि, दुर्योधन, द्रौपदी और अश्वत्थामा के प्रासंगिक और सटीक दृश्य प्रस्तुत करके समकालीन नाटकों में इतिहास प्रयोग का एक नया पहलू प्रकट किया। डॉक्टर सुनीता मंजन वेल का कथन। इस नाटक का उद्देश्य केवल पुरानी गाथा को दोहराना नहीं रहा, किंतु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य को खोजना है। मानव में अंशता में गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना है जिसमें व्यक्ति उन पुरानी घटनाओं को नए संदर्भ में देखने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश करे। एक और द्रोणाचार्य की भूमिका से, एक और द्रोणाचार्य कथ्य और शिल्प की नवीनता को लेकर उपस्थित होने वाला ऐसा प्रयोगशील नाटक जिसमें मंचन की पर्याय संभावना निहित है। निर्देशक के लिए अनेक सुप्त संकेतों से युक्ति या नाटक स्वतंत्र उत्तर नाटक के इतिहास में शिल्प और शैली वैचित्र के कारण एक अलग व्यक्तित्व धारण करता है। गोविंद चातक का कथन। एक और द्रोणाचार्य में मिथक और आधुनिक प्रसंगों का प्रतिबिंब भाव, मिथक में आधुनिक युग का समावेश, पात्रों का मिथक से वर्तमान में प्रवेश आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। मित्रों, एक और द्रोणाचार्य नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा था वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम उपेंद्र नाथ अशोक जी के नाटक लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।